यूपी में पहले चरण का मतदान 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग। नोएडा से मथुरा तक कड़ी सुरक्षा। आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे जनसभा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटों पर 14 फरवरी को है वोटिंग। एमपी में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 16 मार्च से तो 11वीं की परीक्षा 15 मार्च से शुरू होगी। हिजाब विवाद पर सीएम शिवराज की मंत्रियों को नसीहत, कहा सोच समझकर बयान दें। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बयान में लिया यू टर्न। गृह मंत्री बोले ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर सियासत जारी। धर्मलाल कौशिक ने खाद की कमी के लिए भूपेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस ने खाद का कोटा कम करने पर केंद्र पर साधा था निशाना। एमपी में 21 पार्षद पद पर होंगे उपचुनाव। पार्षदों के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी। पार्षद पद के लिए 6 मार्च को होनी है वोटिंग। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश। बालोद और जशपुर में भारी बारिश से फसलों को नुकसान। वहीं बारिश की वजह से कई इलाकों में ठंड भी बढ़ी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। नगरीय निकायों में पार्षद पद के उपचुनाव निर्वाचन का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया है। मतदान 6 मार्च को होना है। मतगणना 9 मार्च को सुबह 9 बजे से होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि निर्वाचन की सूचना 11 फरवरी को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा होना प्रारंभ हो जाएंगे, जो 18 फरवरी तक चलेगा। 21 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को यहां पर निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 21 फरवरी को होना है। कहां होगा निकायों के पार्षद पद का चुनाव, ये हम आपको बताएंगे। नगर पालिका परिषद राघवगढ़ विजयपुर के वार्ड क्रमांक 13 पर होना है। इसके अलावा नगर परिषद निवास के वार्ड 14 से 15 पर होना है। नगर परिषद लखनादौन के वार्ड 6 पर होना है। नगर पालिका परिषद सारणी के वार्ड 21 पर होना है। वहीं नगर परिषद चिचौली के वार्ड 1, नगर परिषद छनेरा के वार्ड 6 और नगर पालिका परिषद नेपा नगर के वार्ड 14 पर, नगर परिषद मंडलेश्वर के वार्ड 10 और 12, नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड 23, 13 और 9 पर होना है। नगर पालिका परिषद बड़वानी के वार्ड नंबर 13 पर होगा। इसके अलावा नगर परिषद खेतिया के वार्ड 11, नगर पालिका परिषद मनावर के वार्ड नंबर 12 पर होगा। नगर परिषद धर्मपुरी के वार्ड क्रमांक 3 और नगर परिषद जौबट के वार्ड क्रमांक 13 पर होना है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद बिजुरी के वार्ड 1 और नगर पालिका परिषद पांडुर्ना के वार्ड क्रमांक 12 पर होना है चुनाव। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा। शिवपुरी जिले के नगर परिषद नरवर में चुनाव 6 मार्च को होना है। इसके अलावा आपको बता दें 11 फरवरी से नामांकन जमा होंगे। 18 फरवरी तक नामांकन जमा होंगे। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख जो है वो 21 फरवरी को है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा। हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश पर चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम की जो सूचना है वो जारी कर दी है। और साथ ही ये भी आपको बताएं कि प्रदेश के सिर्फ एक निकाय में ही चुनाव होंगे। कमलनाथ सरकार के फैसले के मुताबिक चुनावी पद्धति जो है वो सामने आई। कमलनाथ सरकार लेकर आई थी अप्रत्यक्ष प्रणाली। बीजेपी ने प्रत्यक्ष प्रणाली की मांग उठाई थी।
आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। वहां पर उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसी वजह से एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और उनका ये दौरा 2 दिवसीय रहने वाला है। एमपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आने वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। सिवनी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो वहीं दूसरी तरफ शहडोल में देर शाम जो है वो बारिश देखने को मिली। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवनी, शहडोल और अनूपपुर की तस्वीर, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है ठंड से बचने के लिए। तो बालोद में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। डोंडी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बालोद में मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से जब मौसम ने करवट ले ली है तो लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास भी होने लगा है। हालांकि जब बारिश हुई तो यहाँ पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जशपुर की बात करें तो जशपुर में बेमौसम बारिश ने मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। लोगों की फसलों को इससे भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जो हैं वो आ गई हैं। बारिश ने जशपुर में ठंड बढ़ा दी है। तो जशपुर वासियों को अब ठंड से निजात फिलहाल मिलने वाली दिखाई नहीं दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई किसानों की भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात होने की वजह से किसानों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश ने जशपुर में ठंड बढ़ानी शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नीमच में कार और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं हादसे की पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल सड़क क्रॉस करने के दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार स्कूटर में उसने टक्कर मार दी और साथ ही साथ जिससे 2 युवतियां घायल हो गई। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है। दतिया से अब खबर, जहां 2 गुटों में गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। एक महिला घायल, एक की मौत। लेन देन को लेकर दरअसल ये विवाद था और ये भी आपको जानकारी दे कि दूरसड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। तो 2 गुटों में गोलीबारी हुई, एक महिला इसमें घायल हो गई है, एक की मौत हो गई है। तो गोलीबारी के बीच एक महिला घायल हुई, एक की मौत हो गई। लेन देन को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा था और विवाद के बीच यहाँ पर गोलीबारी शुरू हुई। तो गोलीबारी की जो खबर है वो सामने आ रही है। 2 गुटों के बीच दरअसल ये गोलीबारी हुई है और एक महिला इसमें घायल हुई है, एक की मौत भी हो गई है। तो गोलीबारी की वजह से एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूरसड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 गुटों में विवाद था आपसी लेन देन को लेकर। रीवा संभाग के 130 स्कूलों की मान्यता फिलहाल रद्द हुई है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के स्कूल इसमें शामिल हैं। रीवा के 70 स्कूलों में खामियां मिली हैं, जिसकी वजह से मान्यता रद्द कर दी गई है। स्कूल के निरीक्षण के दौरान दरअसल ये खामियां मिली। जेडी कार्यालय ने यहां पर आदेश जो है वो जारी किया है। तो जेडी कार्यालय से आदेश जारी हुआ है। भोपाल से अब खबर, जहां वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कक्षा 9वीं की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होनी है और 11वीं की जो परीक्षा है वो 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा का जो समय है वो भी आ गया है। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से सुबह 11:30 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। भिंड के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने
इंटर परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सर्कुलर जारी कर बच्चों को नकल न करने की शपथ दिलवाई। एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में परीक्षाओं में नकल न करने की शपथ दिलाई गई। बच्चों ने भी नकल न करने की शपथ लेते हुए अधिकारियों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी किए गए सर्कुलर को शपथ के साथ दोहराया और हाथ उठाकर प्रतिज्ञा ली कि वो किसी भी हालत में नकल नहीं करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। हायर सेकेंडरी सचेत रहते हुए मंडल की मंशा ये है कि भिंड ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को भयमुक्त एवं नकल रहित मामा जी नमस्ते। आप बोल रहे परीक्षाएं यहाँ कराई जाएं। विशेषकर अपने भिंड के कलेक्टर महोदय विशेष रुचि लेकर के बड़ी प्लानिंग से बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हमारे ज़िले के समस्त स्कूलों में जहां परीक्षार्थी हैं 10th के और 12th के, तो उन सभी बच्चों को शपथ दिलाई जा रही है। बात कोरोना की करें मध्य प्रदेश में, तो फिलहाल कोरोना की रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 3,226 नए केस कोरोना के सामने आए हैं और 5 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। 6,980 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। एमपी में कोरोना के 33,384 एक्टिव केस हैं। भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में 574 कोरोना के केस सामने आए हैं। इंदौर में ये केस हालांकि भोपाल से कम है, 365 यहाँ पर केस जो है वो मिले हैं और जबलपुर में मरीजों का जो आंकड़ा है वो 106 पर है। रायसेन में 70 और सागर में 58 नए केस हैं। विदिशा की बात करें तो विदिशा में 197 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,219 नए केस सामने आए हैं और साथ ही साथ 10 लोगों की यहां पर कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से 13,971 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को 2,040 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके अलावा 10,595 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। रायपुर में 164, दुर्ग में 94 केस अभी भी बने हुए हैं। हालांकि ये बताएं आपको कि राजनांदगांव और बिलासपुर में यह आंकड़ा 91 और 78 पर है। धमतरी में ये आंकड़ा जो है वो 70 पर है और साथ ही साथ 69 केस जो है वो सामने आए हैं कोरोना के। कांकेर में 61 और कोंडागांव में 59 कोरोना के केस सामने आए। सूरजपुर में 53 और कबीरधाम में 42 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अनूपपुर से अब खबर, जहां पटरी से उतरी मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। आपको बताएं कि कोतमा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ जब अचानक से पटरी से जो डिब्बे हैं मालगाड़ी के 5 डिब्बे वो उतर गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की मुख्य रेल लाइन टूट गई और उसकी वजह से पटरी से मालगाड़ी के 5 डिब्बे वो उतर गए। में भोपाल सीबीआई टीम ने अवंतिका गैस लिमिटेड के मैनेजर को 15,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर विजय शुक्ला पर ठेकेदार से बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। 35,000 रुपए की रिश्वत में से पहली किश्त के तौर पर 15,000 रुपए लेते सीबीआई ने मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल मैनेजर के घर और ऑफिस पर भी सर्चिंग की जा रही है, जिसमें से और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज सीबीआई भोपाल ब्रांच ने इंदौर में अवंतिका गैस लिमिटेड के मैनेजर श्री विजय शुक्ला को रिश्वत लेते हुए 15,000 रुपये की कंप्लेंट से गिरफ्तार किया है। मुरैना में लगातार रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। रेत माफिया चंबल नदी के नए पुल के नीचे अंधाधुंध रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। शहर में खुलेआम रेत की मंडियां लग रही हैं। ट्रैक्टरों से धुआंधार अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है, मगर इन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। एसपी से जब मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रेत खनन एक बड़ी समस्या है। जल्द ही कार्रवाई कर इस पर रोक लगाई जाएगी।
कि इसमें जो है ये लगातार जो है एक जॉइंट इसमें लायबिलिटी बनती है माइनिंग विभाग की, वन विभाग की और पुलिस की, और इसके लिए एक व्यवस्थित तंत्र टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है कलेक्टर रहते हैं और बाकी सभी मेंबर होते हैं। आज जो है टास्क फोर्स की बैठक है और इसमें जो है जो इसमें प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए उसके लिए किया जाएगा। और चलिए बता दें आपको बड़ी खबर, यूपी की 58 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है। सुबह से ही मतदान जारी, 9 बजे तक बुलंदशहर में 7.34% मतदान हो गया है। बागपत में सुबह 9 बजे तक 8.5% मतदान हुआ है। धौलाना में 8% मतदान हुआ। हापुड़ की अगर बात करें तो इस सीट पर यहां पर 9% मतदान हुआ है। गढ़ मुक्तेश्वर में 7.5% मतदान हुआ। इसके अलावा शामली की बात करें तो शामली में अब तक 10% तक मतदान हो चुका है। हालांकि नोएडा और दादरी में यह मतदान 7% है और 8.5% दादरी में मतदान है। जेवर में यह मतदान 9.5% है। इसके अलावा अलीगढ़ में सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आया है 6.5, यानी कि अलीगढ़ में सुबह 9 बजे तक 6.5% ही वोट डाले गए हैं। तो आपको बता दें कि आज पहला दिन है और पहले दिन 11 यहाँ पर जो 58 सीटों पर जो है यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ और तमाम ऐसी जगह हैं जैसे अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर जो वोट हैं सुबह से डाले जा रहे हैं और 58 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। 623 उम्मीदवारों की किस्मत इस बार जो है वो जनता तय करने वाली है। 9 बजे तक बुलंदशहर में 7.34% मतदान हुआ। बागपत में सुबह 9 बजे तक 8.5% मतदान हुआ है। इसके अलावा धौलाना में 8% मतदान, हापुड़ में 9% मतदान हुआ है। शामली में अब तक 10% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही नोएडा में 7% मतदान हुआ। दादरी में यह मतदान की जो प्रतिशत सामने आई है 8.5% सामने आई है। 9 बजे तक बुलंदशहर में भी यह आंकड़ा जो पहुंचा है मतदान का वो 7% तक ही पहुंच पाया है। धौलाना में हालांकि 8% पहुंचा है मतदान का प्रतिशत। हापुड़ में 9% तक मतदान हो चुका है। और चलिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर अलग अलग जगहों से मतदान दिग्गजों ने कर लिया है। आपको बता दें कि ये मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा ने, जो कि अब इनकी किस्मत जो है वो जनता तय करने वाली है, हालांकि इन्होंने मतदान किया। इसके अलावा पंकुड़ी पाठक ने भी मतदान कर लिया है। ये नोएडा से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी मतदान कर लिया है। इसके अलावा अतुल गर्ग ने भी सुबह ही वोट डाल दिया है। ये गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार उतरे हैं और जनता इनकी किस्मत जो है वो तय करेगी। और बेबी रानी मौर्य, जी हाँ, इनकी किस्मत भी जो है वो जनता तय करने वाली है। बीजेपी से उम्मीदवार ये हैं, इनको बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। आगरा से उम्मीदवार ये उतरी हैं इस बार। और ये तमाम दिग्गज जो हैं इन्होंने वोट डाला है, मतदान इन्होंने कर लिया है। हालांकि जनता किस पर विश्वास जताती है वो 10 मार्च को पता लगेगा। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, चूंकि सुबह से ही मतदान जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, चूंकि लगातार मतदान तो किया जा रहा है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है मतदान केंद्रों पर। हालांकि कोविड के मद्देनजर भी हर तरीके के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, लेकिन इस बार यूपी का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से जोर पकड़ता हुआ जा रहा है। दिग्गज जितने भी मैदान में उतरे हुए हैं उनमें पूरी तरीके से उत्साह भरा हुआ है। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार जो किसानों का जो प्रोटेस्ट रहा, किसानों का जो आंदोलन रहा, वो थोड़ा सा हावी होता हुआ इस बार चुनाव में दिखाई देगा। लेकिन किस और किसका वोट जाएगा वो 10 मार्च को पता लगेगा। और 10 मार्च को ही ये पता लगेगा कि इस बार किसकी किस्मत का फैसला जनता ने किया है। और चूंकि मतदान तो सुबह से ही लगातार जारी है और मतदान करने के लिए भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
नोएडा से कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, इम्पोर्टेंट डे, आज क्या मैसेज देना चाहेंगी वोटर्स? मैं अपने सभी नोएडा वासियों से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर घर के बाहर निकलें और वोट डालें। लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बहुत ज़रूरी है बनना, और आप लोगों ने बहुत लंबे समय इस 10 तारीख का इंतज़ार किया है। आप सभी लोग बदलाव चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग बाहर निकल के अपना वोट डालें। आज कितना अपनी जीत को आश्वस्त मानती हैं? चूंकि अगर इस इलाके की बात की जाए तो बीजेपी का दबदबा लगातार कायम रहा है, तो आज कितना कॉन्फिडेंस है? देखिए, जितना मैं जनता के बीच रही हूँ, हर जगह मैंने एक ही बात सुनी कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल पहले एक बाहरी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाई, यहाँ विधायक बनाया, और 5 साल वो व्यक्ति इस क्षेत्र में दिखे नहीं। यहाँ के कभी जनता के सुख दुख में नहीं दिखे, लोगों के आंदोलन में नहीं दिखे, और हर किसी का कहना है कि इस बार हमें ऐसा विधायक चाहिए जो स्थानीय हो और हमारे बीच में रहे। और पूरे नोएडा में इस बार जबरदस्त बदलाव की लहर है। इस शहर का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जर्जर हालत में है। यहाँ पूरे शहर में साफ पानी नहीं है, सीवर सिस्टम खराब है, नालियां खुली हुई हैं। तो पब्लिक सिस्टम को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करना, ये सभी मेरी प्राथमिकताएं हैं। तो मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और अपने जो मतदान का आपका अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि नोएडा में पिछली बार 50% से भी कम वोटिंग हुई थी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वोट ज़रूर डालें। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। 315 सीटें थी प्रदेश में और 10 हमारे कुलीग से, अब की बार भी 325 से कम नहीं होंगी, उसमें ये 5 भी शामिल हैं। तो वो केवल जातिवाद पर है, और हमारा ये चुनाव है कि जो काम किए उसके नाम पर है, राष्ट्रवाद पे। 2014 के चुनाव ने जो ये माइंडसेट लोगों का बन गया, उसकी परिणति आपने 2017 में देखी, 2019 में देखी, अब 2022 में फिर देखी। परिवारवाद का भी कम हुआ है और जातिवाद का भी कम हुआ है। इस बार कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा ना कि पिछली बार से कम नहीं आई। उत्तर प्रदेश की परिवारों का, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हम लोगों ने किया है, हर विभाग को हम लोग पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो एक फाउंडेशन हमने ये 5 वर्षों में रखा है, दिव्य उत्तर प्रदेश और भव्य उत्तर प्रदेश का। ये उसका चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य दें, ये उसका चुनाव है। तो ये चुनाव सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना की सोच के बीच का चुनाव है। एक तरफ लोग जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं और एक तरफ हम लोग मां भारती को विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताने वाली है और किसकी किस्मत जो है चमकने वाली है, वो 10 मार्च को पता लगेगा।